हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरविंद पाटीदार और स्वागत है आपका सिविल एई जेई एमसीक्यू जोन में। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे जीके के बारे में। ठीक है, जीके डिस्कस करेंगे हम। प्रीवियस ईयर एसएससी क्वेश्चन जो आए हुए एग्जाम्स में, उसका अपन डिटेल डिस्क्रिप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और जिसने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे वो एक बार प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें। सो गाइस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कमीशन। देखो गाइस, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगा। मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में रखे लेकिन इनका डिस्क्रिप्शन आपको हिंदी में मिल जाएगा। विच कमीशन सजेस्टेड दैट जॉब्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी रिजर्व्ड फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। मतलब ओबीसी के यहाँ पे जो रिजर्वेशन मिलता है उसके बारे में बात की हुई है। तो कौन सा कमीशन? मंडल, नानावटी, केलकर और कोठारी। तो गाइस, इसका जो आंसर है वो कौन सा है? मंडल कमीशन है। अब मंडल कमीशन की क्या चीज़ थी, पूरा डिटेल में अपन बात करेंगे। इस आयोग ने 1979 की बात है, पहली चीज़ तो ये आपको पता होना चाहिए, में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1900, आपको पता होगा 1975 में क्या हुआ था, इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, उसके बाद उनकी सरकार गिर गई थी, फिर जनता पार्टी की सरकार बनी थी बीजेपी की। ठीक है, मोरारजी देसाई उसके पीएम थे। तो इस आयोग का कार्य क्षेत्र सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान करना था। श्री बिंदेश्वरी पाठक मंडल, प्रसाद मंडल, इसी नाम से ये मंडल आयोग है, इसके अध्यक्ष थे। मंडल कमीशन रिपोर्ट ने विभिन्न धर्मों और पंथों को 3743 जातियों है ना के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक मापदंडों के आधार पर सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा लिखा, और कमीशन आर्थिक बराबरी के लिए भी नहीं था, घोषित करते हुए 27%। देखो ओबीसी को कितना परसेंट रिजर्वेशन मिला था? 27%। ठीक है, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 50% अधिकतम फैसला दिया था कि 50% ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते, और पहले ही SC/ST के लिए कितना 22.5% रिजर्वेशन था, तो ओबीसी को कितना परसेंट दिया गया था? 27% दिया गया था। ठीक है, इस मुद्दे के तर्क वगैरह की बात करें तो जाति के आधार पर कोटा आवंटन नस्लीय भेदभाव का एक रूप है और समानता का अधिकार के विपरीत है। हालांकि जाति और दौड़ के बीच सटीक रिश्ता दूर से अच्छी व्यवस्था स्थापित है। ठीक है, तो कह दिया आप पढ़ लेना एक तरीके से। अब यहाँ पे कुछ और बातें इसके बारे में। हालांकि रिपोर्ट 1980 में तैयार हो गई थी, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने 13 अगस्त 1990 को बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के रिपोर्ट को लागू करने पर अपने इरादे की घोषणा की। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार उस टाइम पे थी, जिसके व्यापक छात्र विरोध हुए, उसके विरोध बहुत हुए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा अस्थायी प्रवास आदेश प्रस्ताव किया गया। ठीक है, 16 नवंबर 1992 को सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण 1 लाख रुपए की वार्षिक आय की आर्थिक सीमा के भीतर लागू किया, जो 2015 में बढ़कर 8 लाख हुआ। आपको पता है टैक्स स्लैब वो जो हो गया, अब वो 8 लाख हो गया, कि जिसके 8 लाख की इनकम रहेगी वो भी आपको मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस में आएगा। ठीक है, तो ये थी उस टाइम पे रिपोर्ट पूरी किसकी? मंडल कमीशन की। तो मंडल कमीशन किससे रिलेटेड है? मतलब ओबीसी के रिजर्वेशन से रिलेटेड है। विद रेफर टू 1857 रिपोर्ट, 1857 की क्रांति के बारे में क्या सही है? द स्पोई, ठीक है, सिपाही विद्रोह जिसे बोलते हैं, ऑफ मेरठ अपील्ड टू बहादुर शाह जफर टू कंसेप्ट, है ना, टू एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट। बिल्कुल सही बात है कि बहादुर शाह जफर को बोला गया था क्या कि आप इस लीडर को रो, इस रिवोल्ट का। इन कानपुर द स्पोई मेड नाना साहेब एज देयर लीडर, तो नाना साहेब को सिपाहियों ने अपना लीडर बनाया था कानपुर में। बिल्कुल सही बात है। तो गाइस, पहला भी सही, दूसरा भी सही है। इन अवध रानी लक्ष्मीबाई मेड ऑफ द लीडर, नहीं, अवध में क्या था? रानी लक्ष्मीबाई लीडर नहीं थी। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? झांसी की लीडर थी। तो गाइस, यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में अपन पूरा डिटेल पढ़ेंगे। किसके बारे में? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल और चपाती। ठीक है, ये इनके प्रतीक थे। 1857 की क्रांति किस गवर्नर जनरल में हुई थी? तो ये लॉर्ड कैनिंग था उस टाइम पे गवर्नर जनरल। क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। क्रांति के अन्य नाम क्या है? 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सिपाही विद्रोह या भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस के इस्तेमाल से सैनिकों में आक्रोश भड़का। तो चर्बी युक्त एक कारतूस था जिसमें गाय की चर्बी यूज करते थे, तो मना कर दिया था किसने? वहाँ मंगल पांडे वगैरह ने। अभी आप यहाँ आएगा नाम आगे। 1857 ईस्वी के विरोध का मुख्य प्रभाव क्षेत्र भारत का कौन सा हिस्सा था? तो उत्तर प्रदेश और मध्य भारत था, एक तरीके से उत्तर और मध्य भारत। 1857 की क्रांति का भामाशाह कौन थे? अमरचंद भाटिया, जिसे अपनी सारी संपत्ति रानी लक्ष्मीबाई को दान कर दी थी, तो भामाशाह कहा जाता है उनको। ठीक है, राजस्थान में से भामाशाह का अर्थ चलता है, आपको पता होना चाहिए। 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन था? मंगल पांडे, जिसे बैरकपुर में 8 अप्रैल को फांसी दी गई, तो मंगल पांडे क्या था? पहला शहीद था। तथा राजस्थान में अमरचंद भाटिया, जिसे ग्वालियर में फांसी दी गई, वो कौन थे? अमरचंद भाटिया। इनका नाम हमें पता नहीं होता, लेकिन एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 1857 की क्रांति का सबसे युवा शहीद कौन सा था? हेमू कालानी, जिसे टोक में फांसी दी गई। 1857 में विद्रोह में किस नेता का नाम धोंदू पंत था? तो नाना साहब कानपुर से जो हेड थे उनका नाम धोंदू पंत था।
बैरकपुर छावनी में किसके विद्रोह की कमान संभाली थी? तो मंगल पांडे ने संभाली थी बैरकपुर में। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल को। मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ कब बिल्कुल फूका? 6 मार्च 1857 को बिल्कुल फूक दिया था और 1 महीने के बाद करीब उनको फांसी हुई थी 6 मार्च को। मेरठ में सिपाहियों का विद्रोह कब शुरू किया? 10 मई को विद्रोह शुरू कर दिया था इन्होंने, ठीक है। किस सैन्य टुकड़ियों ने दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित किया था? मेरठ की पैदल सेना ने, ठीक है। तो इनको ही बादशाह घोषित किया था। कानपुर के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह हुआ। कानपुर का विद्रोह नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब जी ने किया था। नाना साहब कौन थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब जी। 1857 के विद्रोह में समय नाना साहब की मदद किसने की थी? तात्या टोपे ने की थी। आपको पता होगा तात्या टोपे बहुत बड़े लीडर थे, रानी लक्ष्मीबाई के साथ रहते थे, ठीक है। उनके गुरु थे एक तरीके से कह सकते हो आप। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ये आपसे पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। लखनऊ के विद्रोह की कमान किसने संभाली थी? बेगम हजरत महल ने लखनऊ में संभाली थी, ठीक है गाइस। जगदीशपुर बिहार में विद्रोह का नायक कौन था? वीर कुंवर सिंह व अमर सिंह थे। गाइस ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम से। झांसी में विद्रोह का झंडा किसने थामा था? रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में संभाला था। विद्रोह के बारे में किसने कहा था कि भारत में अगर कोई योग्य नेता है तो अंग्रेज हार जाते? जॉन लॉरेंस ने कहा था, ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए कौन से नियम बनाए थे? 1858 का परिषद बनाया था। और उसके बाद आपको पता होगा कि जो अपन यहाँ पे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी से इसी कानून के तहत राज जो था वो यहाँ से सीधा सीधा कहाँ पे ट्रांसफर हो गया था? ब्रिटिश में ट्रांसफर हो गया। मतलब इंग्लैंड की जो रानी थी वो यहाँ पे कंसिडर हो गई थी फिर बाद में, वो राज करती थी इंडिया में। किस विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर ब्रिटिश सरकार में भारत की बागडोर संभाली? तो यही बात कर रहा था मैं भी, 1857 में। भारत में गवर्नर पद खत्म कर उसकी जगह जनरल वायसराय पद कब शुरू किया गया? 1857 में, ठीक है। तो ये कहा था गवर्नर को खत्म कर दिया और वायसराय यहाँ से शुरू हुए थे, ठीक है। क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? भारतीय सैनिकों में असंतोष। क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? भारतीय सैनिकों में एनफील्ड राइफल, ये आपको पता होना चाहिए कौन सी राइफल? एनफील्ड राइफल, ठीक है। उसको चलाने के लिए बाध्य करना, जबकि उसमें उन्होंने बोला था कि कारतूस जो है उसमें क्या गाय की चर्बी यूज़ कर रहा था, हम नहीं चलाएंगे। और कारण क्या थे? नाना साहब की पेंशन बंद कर देना, ये भी उसका कारण था। बहादुर शाह जफर का अपमान करना कारण था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, ठीक है। में देखो इसके तहत कौन कौन से राज आए थे ये आपको पता होना चाहिए। सतारा, झांसी, नागपुर, उदयपुर, संबलपुर राज्यों को अंग्रेजी राज्यों में मिला गया। तो आपको ये नाम पता होने चाहिए सारे, ठीक है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लॉप्स किसने दी थी ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। अवध राज्य का अंग्रेजी राज्य में विलय, शासक वाजिद अली पर कुशासन का आरोप लगाकर, तो ये भी एक प्रॉब्लम था। आरंभ में सैनिक विद्रोह, बाद में स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? एस.एन. सेन ने कहा था इसको, ठीक है। पहले सैनिक विद्रोह कहा, बाद में उसको स्वतंत्रता आंदोलन कहा। जातीय संघर्ष, काला घोर संघर्ष किसे कहा गया? मेडले ने इसको कहा था। क्रांति की योजना कहाँ बनाई गई थी? दिल्ली लाल किले से बनाई गई थी, ठीक है। मेरठ से लोग पैदल गए थे कहाँ? दिल्ली। बहादुर शाह जफर को बादशाह की उपाधि भी दी। क्रांति की निश्चित तिथि 31 मई। एनफील्ड बंदूक का प्रयोग करने सर्वप्रथम मना किसने किया था? मंगल पांडे जी ने किया। वो फांसी भी सर्वप्रथम इनको हुई। क्रांति के समय ब्रिटिश महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। 1857 में क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर जी ने किया था। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो क्रांति हुई थी किसने कहाँ का लीड किया था। अभी वैसे मैं बता चुका हूँ इसी लेक्चर में कि क्रांति का सर्वप्रथम जो लीडरशिप थे, मेरठ में किसने किया था? मंगल पांडे ने। दिल्ली में किसने किया था? बहादुर शाह जफर। लखनऊ में बेगम हजरत महल। कानपुर में नाना साहब। झांसी में लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद में लियाकत अली। जगदीशपुर में कुंवर सिंह, ठीक है। बरेली में कौन? राय बहादुर खां। फतेहपुर में अजीमुल्ला। फैजाबाद में अहमदुल्ला आउआ। राजस्थान में खुशहाल सिंह और तात्या टोपे ग्वालियर में। ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, यहाँ पे किसके बारे में? कॉर्नवालिस के बारे में बात की। चार्ल्स कॉर्नवालिस वाज द गवर्नर जनरल ऑफ, ठीक है, व्हेन इंडिया वैसे व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन 1793। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि वो कहाँ का गवर्नर जनरल था। तो वो गवर्नर जनरल कहाँ का था? बंगाल का। पहले पता है आपको बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, फिर कहाँ का? फिर भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन बात कर लेते कॉर्नवालिस के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस फोर्ट विलियम प्रेसिडेंटी के गवर्नर जनरल है। वो बंगाल के गवर्नर जनरल था 1793 में, ठीक है। 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की गई। इसके समय में जिले के सभी अधिकारी कलेक्टर को दिया गया था अधिकार, ठीक है। और इसे ही भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ गाइस, इसको नोट कर लेना। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसको बोला जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है। इसने कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता। इन्होंने भारतीय न्यायाधीश युक्त जिला अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की गई। 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथकीकरण सिद्धांतों पर आधारित थी।
जिले में पुलिस थानों की स्थापना कर एक दरोगा का इंचार्ज भी बनाया गया। तो ये काम किसमें हुआ था? लॉर्ड कार्नवालिस, काफ़ी पढ़े लिखे लोग आदमी थे। कार्नवालिस 1786 से 1793 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। ठीक है, उन्होंने 1793 में क्या किया? बिहार और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, मतलब वहाँ के बेसिक लोग ही राज करेंगे, मतलब कलेक्टर वगैरह। भारत में सिविल सेवा का आरंभ इन्होंने किया। और टीपू सुल्तान की पराजय और श्रीरंगपट्टनम की संधि भी लॉर्ड कार्नवालिस के टाइम पे ही हुई थी। ठीक है, उसके बाद बात कर सकते हो इनकी मतलब मृत्यु। 1805 में कार्नवालिस दोबारा गवर्नर जनरल बना था। तो ये आप पूछ सकते हैं कि दोबारा गवर्नर जनरल कौन बना था, लेकिन 5 अक्टूबर 1805 को बुखार आ जाने की वजह से इनका वो देहांत हुआ। और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक इनका मतलब एक मकबरा बना हुआ है इनका। ठीक है, जो पुरातात्विक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की निगरानी में। तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में किसका मकबरा बना हुआ है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। तब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में अपन बात करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति क्या थी? अ पीरियड दैट ब्रॉट फार रीचिंग सोशल एंड पॉलिटिकल अपीवल इन फ्रांस। फ्रांस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो कब हुई थी ये, इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति। अब इसके बारे में देखो, फ्रांसीसी क्रांति से बहुत सारी चीज़ें हुई थी। इतिहास में राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल और आमूल परिवर्तन की अवधि थी, जिसके दौरान फ्रांस की सरकार संरचना, जो पहले कुलीन और कैथोलिक पदाधिकारियों के सामंती विशेषाधिकारियों के साथ पूर्णतः राजशाही पद्धति पर आधारित थी, वो चेंज हो गई और एक नया युग हुआ। अब यहाँ पे देखो फ्रांस की क्रांति, कहीं देखो क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है, एसएससी कुछ भी पूछ लेता है, आपको पता होना चाहिए। तो आपको पूरी डिटेल में एक टॉपिक के बारे में पता जब तक नहीं होगा, अपन बोलते हैं ना कि एग्जाम में हमसे क्वेश्चन नहीं होते, वो इसी कारण से नहीं होते कि हमें टोटल डिटेल में पता नहीं होता। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में लुई कौन सा था? 16वां के शासनकाल में हुई। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। और सामंतवाद क्या था? मध्यकाल युग में इंग्लैंड और यूरोप की प्रथा थी है, लेकिन इन सामंतों की कई श्रेणियों थी, जिसके शीर्ष राजा का स्थान होता था। जो राजा वगैरह राज करते थे उसी को बोला गया है। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज़ाद किया था लोगों को। समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। तो अपन भी यूज करते हैं इनको, स्वतंत्रता, समानता। मैं ही राज्य हूँ, मेरे ही शब्द कानून है। ये किसने बोला था? ये लुई 14वें ने बोला था। वर्साई के शीश महल का निर्माण लुई 14वें ने करवाया था, ये आपको पता होना चाहिए। लुई 14 ने वर्साई को फ्रांस की राजधानी घोषित किया था। लुई 14 ने फ्रांस की गद्दी पर 1774 में बैठा था। लुई 16 की पत्नी मेरी एंतवा नेता ऑस्ट्रिया की क्या थी? राजकुमारी थी। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वीना है। ठीक है, लुई 16 को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई थी। टेले एक प्रकार की क्या है? भूमि कर था वहाँ का। फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अहम योगदान किसका? वोल्टेयर, मोटेस्क्यू और रूसो का था। ठीक है, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, ये कथन किसने कहा था? वॉल्टेयर ने कहा था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? रूसो की रचना थी। लेटर्स ऑन इंग्लिश वोल्टेयर की रचना है। नेपोलियन का जन्म, देखो नेपोलियन बहुत बड़ा लीडर था। 15 अगस्त 1769 को हुआ था। नेपोलियन का जन्म कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्टे था। नेपोलियन बोनापार्टे बोलते हैं ना अपन। नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त कर दिया था। फ्रांस की डायरेक्टरी के शासन का अंतर 1799 में हुआ। पहली बार नेपोलियन 1799 में कॉन्सेल बना, मतलब ठीक का राजा। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 में बना था, फ्रांस का। ठीक है गाइस, उसके बाद इसने अटैक करना शुरू किया था दूसरी आसपास की कंट्रीज को। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को कहा जाता है। इंग्लैंड में बनियों का देश, सबसे पहले नेपोलियन ने कहा था इंग्लैंड को बनियों का देश। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 में किसने की थी? नेपोलियन ने की थी। अल्बा के टापू पर नेपोलियन को बंदी बनाकर रखा गया था। कहाँ पे? एल्बा के टापू पर। मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को वाटरलू युद्ध में पराजित किया था। तो बहुत सारे मतलब जो वो थे आपस में मित्र राज्य बन गए थे, उन्होंने क्या किया था? फिर नेपोलियन को हरा दिया था। नेपोलियन की मृत्यु 1821 में हुई थी। ठीक है गाइस, नेपोलियन को लिड्स कारपोरल के नाम से जाना जाता है। कारपोरल, लिड्स कारपोरल। नेपोलियन के पतन का कारण रूस पर आक्रमण करना था, इसने रूस पर आक्रमण कर दिया था। वियना समझौते के तहत यूरोप के देशों ने फ्रांस के प्रभुत्व को 1815 में खत्म कर दिया था। उस टाइम पे फ्रांस बहुत बड़ी पावर हुआ करती थी। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाज बेड़े के नायक नेल्सन ने हाथों बुरी तरीके से पराजित होना पड़ा था। तो नेपोलियन को यहाँ पे पराजित किया था इसने। ठीक है, तो ठीक है गाइस, ये था फ्रांस की क्रांति के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया हैज ऑफ शोर पेट्रोलियम रिजर्व्स। तो पेट्रोलियम रिजर्व्स के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। ऑफ शोर बोला हुआ है। ठीक है, ऑफ शोर मतलब अंदर, समुद्र के अंदर की बात है। शोर मतलब किनारा होता है, तो इसको बोलता है मुंबई हाई। ठीक है गाइस, मुंबई हाई कहाँ है? जैसे मान लो ये मुंबई का कोई मतलब ये समुद्र है, मुंबई में आपको पता है ये मुंबई शहर है, तो यहाँ से इस शहर से अंदर एक समुद्र के अंदर में अपनों ने पूरी अपना जहाज वगैरह स्थापित कर रखे हैं पूरी तरीके से, उसको बोला जाता है मुंबई हाई। ठीक है,
और अपन देखो, आपने ट्रेन में भी देखा होगा ना कि RL समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर। तो जो अपन पॉइंट लेते हैं ना, वो कहाँ से लेते हैं? मुंबई हाई से ही लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब देखो मुंबई हाई के बारे में आपको बता देता हूँ। मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा मौजूदा तेल उत्पादन क्षेत्र है। वर्तमान समय में यहाँ से प्रतिदिन, ठीक है, 2,05,000 बैरल कच्चे तेल का उत्पादन होता है। ये 2007, 8, 17, 18 के आंकड़े में से। नई खोज को इसके वर्तमान उत्पादन से जोड़ने पर इसकी उत्पादन क्षमता और भी बढ़ जाती है। मुंबई हाई ऑयल उत्पादन करने वाला ONGC की फ्लैगशिप परिसंपत्ति है। ठीक है, तो ONGC का यहाँ पे है। यहाँ मौजूद पश्चिम तटीय क्षेत्र में मुंबई हाई द्वारा वार्षिक 1.6 करोड़ टन उत्पादन होता है। यह भारत के कुल कच्चे तेल उत्पादन का 44% भाग है। ठीक है गाइस, तो ये आपको पता होना चाहिए। कोई पूछ ले आपसे कि वो जो मतलब जो मुंबई हाई है वो किसकी संपत्ति है, तो ONGC की है। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। द अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ की रेडियस, पृथ्वी की रेडियस कितनी होती है? तो ये कितनी होती है? 6370 किलोमीटर होती है। ठीक है गाइस, तो 6370 कहाँ दिख रहा है आपको? ये डी में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6371 लिखा हुआ है इसने। नेक्स्ट अपन बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर्स डिस्चार्ज इट्स वाटर इनटू द अरेबियन सी। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे टोटल रिवर्स के बारे में, इन चारों के बारे में डिटेल बात करेंगे अपन। अरेबियन सी में कौन कौन से होती है? तो आपको पता है ये, अगर यहाँ पे मैं भारत का रक्षा बना देता हूँ इस टाइप से, तो हल्का फुल्का रक्षा तो क्या ही बनेगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है इस टाइप से। तो यहाँ पे बात हो रही है अरेबियन सी, यहाँ पे होता है बंगाल, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे होता है अरेबियन सी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कौन सी नदी है जो इस साइड बहती है। ठीक है, तो इस साइड बहने वाली नदियों के आपको पता होना चाहिए नाम। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो इस साइड बहने वाली नदी में कौन सी आ जाती है? आपकी तापी रिवर आ जाती है। क्योंकि देखो कावेरी जो रिवर होती है ना, वो कावेरी रिवर कहाँ? इस साइड में बहती है, बंगाल की खाड़ी में। महानदी भी बंगाल की खाड़ी में बहती है। ब्रह्मपुत्र आपकी कहाँ से आती है? वो बंगाल की खाड़ी में मिलती है, लेकिन वो आती है उस साइड से, पश्चिम बंगाल की, मतलब अरुणाचल प्रदेश की साइड से आती है। ठीक है, असम वगैरह की। अब यहाँ अपन बात कर लें पूरी इसके बारे में। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कावेरी रिवर के बारे में। तो कावेरी रिवर कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदाबहार नदी, एक तरीके से। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व में प्रभावित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। सिमसा, हिमावती, भवानी इसकी क्या है? सहायक नदियाँ है। अब गाइस कावेरी विवाद आपको पता होगा। कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ तिरुचापल्ली, ठीक है, तिरुचापल्ली हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान रहा है। ठीक है गाइस, कावेरी नदी के डेल्टा पर अच्छी खेती होती है। इसके पानी को लेकर दोनों राज्यों में विवाद है। तो आपसे पूछ सकता है कावेरी नदी को लेकर कौन से राज्य में, कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद है। इसके बहुत से बार सुप्रीम कोर्ट चले गए इसको लेकर। इस विवाद को लेकर कावेरी जल विवाद कहते हैं। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होगेनक्कल जलप्रपात है। तो ये पूछ सकता है आपसे कि तमिलनाडु पर होगेनक्कल जलप्रपात, तथा कर्नाटक में कौन सा है? भरचुकी और बालमूरी जलप्रपात है। ठीक है गाइस, तो ये आपसे पूछ सकता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो कावेरी रिवर को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी को बोला जाता है, वैसे भी गोदावरी को भी बूढ़ी गंगा बोला जाता है। ठीक है, तो वैसे गोदावरी को भी बोला जाता है दक्षिण भारत की गंगा। ताप्ती रिवर की बात करें अपन, पश्चिम भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी है कौन सी? ताप्ती रिवर। यह मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्रों के मध्य पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश से पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती हुई अरब सागर में मिल जाती है। तो गाइस ये नदी जो कौन सी है? वो इस साइड बहती है। कहाँ से? ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहने वाली नदियों में एक तो ये नदी बहती है, और एक और कौन सी है? नर्मदा नदी बहती है। ठीक है गाइस, और लूनी नदी भी बहती है। ये मुल्ताई हो गया, नर्मदा नदी और माही नदी, यह उन प्रमुख नदियों में जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। देखो यहाँ पे लिखा है नर्मदा नदी और माही नदी भी होती है। ठीक है, यह नदी पूर्व से पश्चिम के लगभग 740 किलोमीटर दूरी तक बहती है। खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। सूरत बंदरगाह जो है ना, सूरत पोर्ट, वो इसी पे है। उसके बाद बात करें मुहाने, इसकी उप प्रधान नदी कौन सी जो इसको, और पूर्णा नदी जो है ना इसकी सहायक नदी है। इस नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री भी कहते हैं। समुद्र के समीप इसकी 32 मील की लंबाई में ज्वार आता है, किंतु छोटे जहाज इसमें चल सकते हैं। पुर्तगालियों और अंग्रेज के इतिहास में इस मुहाने पर स्थित स्वाली बंदरगाह का बड़ा महत्व है। तो अपनों ने पढ़ा है कि स्वाली का युद्ध वगैरह, ठीक है, तो वो इस बंदरगाह के आसपास का ही है। महानदी के बारे में बात करेगा इस, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सबसे प्रमुख नदी महानदी है। प्राचीन काल में महानदी का जो नाम था वो चित्रोपला था। महानंदा एवं नीलोपला महानदी के ही नाम है। ठीक है, क्या? महानंदा और नीलोपला। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले के प्रसिद्ध सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए महानदी कहाँ से निकलती है? रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है, सिहावा नामक जगह से। महानदी का प्रवाह क्षेत्र दक्षिण से उत्तर की तरफ है। ठीक है गाइस, ऐतिहासिक नगरी आरंग, उसके बाद सिरपुर में वो विकसित होकर शिवनारायणी में अपने नाम के अनुरूप महानदी बन जाती है। तो निकलती जब ऐतिहासिक नगरी आरंग इसी के किनारे है। महानदी की धारा धार्मिक स्थल से मुड़ जाती है और दक्षिण में उत्तर की बजाय वो पूर्व दिशा में बहने लगती है। पहले ऐसे आती है, फिर ऐसे निकल जाती है वो नदी। ठीक है, संबलपुर के में जिले में प्रवेश कर महानदी छत्तीसगढ़ को विदा ले, तो संबलपुर से ये नदी छत्तीसगढ़ को छोड़ देती है एक तरीके से।
अपनी पूरी यात्रा का आधे से ज़्यादा भाग वह छत्तीसगढ़ में बिताती है। सिहावा से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने तक महानदी 855 किलोमीटर का सफर तय करती है। ठीक है, तो 855 किलोमीटर लंबी नदी है ये। छत्तीसगढ़ में अपन देखें, अपन ये देखो, ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर है। तो जो आरंग शहर है, चंपारण है, सिवरी है, तो ये कहाँ पे है? ये महानदी के तट में। नारायण उड़ीसा, और उड़ीसा में संबलपुर और कटक जो शहर है ना, अब ये पूछा जाता है, कटक शहर महत्वपूर्ण है। ये कटक कौन सी नदी के किनारे है? महानदी के किनारे। ठीक है गाइस, उसके बाद बात करें अपन, तथा ये उनकी सहायक नदियों की बात की हुई है। इसमें अरपा, जोंक, तेल आदि नदियां है। महानदी का डेल्टा कटक नगर से लगभग 7 मील पहले शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से कई धाराओं में विभक्त हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस पर बने प्रमुख बांध, ये आपको पता होना चाहिए, रुद्री, गंगरेल और हीराकुंड। हीराकुंड तो बहुत बड़ा बांध है। ठीक है, तो सबसे लंबा बांध को बोला जाता है हीराकुंड बांध है, तो वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। यह एक तिब्बत, ठीक है, यह नदी है, यह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, तो तिब्बत से निकलती है ये। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, और इसे यहाँ क्या बोलते हैं? यरलुंग। यरलुंग तब, अभी ये नाम थोड़ा सा आप पढ़ने में दिक्कत है, आप देख सकते हो, तंगसंगपो कहा जाता है। ठीक है, ये नाम थोड़ा सा ऐसे ही है जो तिब्बत में यूज़ करते हैं। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में आती है, तो आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, वहाँ आती है, इंटर करती है मतलब। फिर आसम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र, और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए गाइस, मैं एक और आपको बता देता हूँ इस तरीके से, कि जब अपन जो गंगा होती है ना, वो गंगा कहाँ बहती है? रुद्रप्रयाग वगैरह जो जगह है ना, वहाँ पे उस टाइम जब रुद्रप्रयाग में आके गंगा बनती है, उसको गंगा वहाँ से बोला जाता है। जब गंगा जब इस तरीके से आ रही होती है, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे किसकी? गंगा चली जाती है बांग्लादेश में। ठीक है, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाती है? पद्मा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, पद्मा में कन्वर्ट हो जाती है, और यहाँ पे हुगली नदी, अपन बोलते हैं ना हुगली नदी में, यहाँ पे हुगली नदी भी रहती है, और ये पद्मा, और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही होती है, वो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में, उसको क्या बोलते हैं? जमुना बोला जाता है। ठीक है, और ये पद्मा और जमुना मिलके फिर क्या बनाती है? मेघना नदी बनाती है, याद होना चाहिए। और ये मेघना नदी बांग्लादेश मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसे ये लिखा हुआ है कि असम घाटी में ब्रह्मपुत्र, और फिर बांग्लादेश में इसे प्रवेश करने पर जमुना कहते हैं। इसी ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, और गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। और पद्मा और गंगा देखो यहाँ पे, पद्मा गंगा ये लिखा है ना, से संगम के बाद इस संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। तो जब ये जमुना नदी पद्मा से मिलती है, तो उसको मेघना कहा जाता है, और मेघना नदी फाइनली कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है गाइस, ब्रह्मपुत्र नदी बहुत लंबी नदी है, 2900 किलोमीटर लंबी है। देखो इंडिया की सबसे लंबी नदी पूछे तो वो कौन सी है? गंगा है, केवल इंडिया की, क्योंकि वो इंडिया से निकलती है। लेकिन अगर वो पूछे कि भारत के अंदर मतलब ऐसी कौन सी लंबी नदी है जो भारत के अंदर मतलब वो मतलब एक नदी है भारत के अंदर, लेकिन वो भारत से निकलती नहीं है, तो वो फिर ब्रह्मपुत्र नदी है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, अब इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांपो, अरुणाचल में हिंड, और असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना, दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पद्मा से मिलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी देखो उपनदी आपको पता होना चाहिए, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है, ये भी वहीं से निकलती है। तीस्ता, लोहित और बराक, ये तीनों नदी आपसे एग्जाम में पूछी हुई है। ब्रह्मपुत्र के किनारे शहर की बात करें, डिब्रूगढ़, ठीक है, असम में तेजपुर और गुवाहाटी, असम में, ये सारे असम के शहर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सारे के सारे शहर हैं वो इंपॉर्टेंट ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ब्रह्मपुत्र की औसत गहराई जो है 252 मीटर है, अधिकतम गहराई 318 मीटर है, ये आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम देखो यहाँ से एग्जाम में पूछा हुआ है। बांग्ला भाषा में जमुना के नाम से जानी जाती है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं। चीन में लूसांग तथा चियांग तथा यरलुंग जेम्बो कहा जाता है इसको। तिब्बत में आपको बता ही दिया था मैंने, सांपो के नाम से जानी जाती है, सांपो। मध्य भारत दक्षिण एशिया की प्रमुख नदी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में देहांग नाम से जानी जाती है। देखो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को क्या बोलते हैं? देहांग। ठीक है, असम में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? पद्मा नदी। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त नदी को क्या? मेघना बोलते हैं, जो गिर जाती है। और ये बराक नदी की सहायक नदी है, जो बांग्लादेश में मतलब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे आज के 5 से 7 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, लेकिन गाइस हम पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन डिटेल करेंगे, क्योंकि एग्जाम में वो तो क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं होता है, लेकिन उससे रिलेटेड, जैसे अभी ये पूछ सकता है आपसे कि ये बराक नदी क्या है, तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको पढ़ना डिटेल में बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है गाइस, और आने वाले समय में एग्जाम अचानक से होंगे, तो आप पढ़ते रहिए और नोट्स बना के उसको रिवाइज करते रहिए, ढील ना देकर पाए अपनी पढ़ाई को। ठीक है गाइस, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।